हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। गाइज, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारा पीएस एक्सप्लेन चैनल 50K पे पहुंच चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग के सपोर्ट की वजह से हमारी फैमिली जल्दी 100K की भी हो जाएगी। और एक अनाउंसमेंट करनी थी कि पीएस एक्सप्लेन चैनल के 100K होते ही फेस रील के साथ में Q&A आएगा। एंड अगेन 50K कराने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यूकेजी 750 आपका बहुत बहुत शुक्रिया 40 रुपीज सुपर चैट करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ में एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी अपने हाई स्कूल के रियूनियन में आया होता है, जहाँ पे मिस्टर डोंकी काफी फ्लेक्स कर रहे होते हैं और उनको जिलू भी बहुत ज्यादा पसंद आ गई होती है। इसलिए वो जिलू को डेट करने के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन जिलू उनको मुंह पे बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से मना कर देती है। तभी वहाँ पे जनरल मैनेजर फेंग आ जाते हैं, जिसको देखते हुए डोंकी सोच रहा होता है ये बंदा तो मेरे फादर से भी नहीं मिला था। तभी वो जिलू को ग्रीट करते हुए बोल रहा होता है, सेकंड में से अगर आपको यहाँ पे आना ही था तो आप मुझे बता देती, मैं यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट करवा देता। जिलू बोल रही होती मुझे तो पता ही था कि मैं खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे खाना खा रही हूँ। ये जानकर कि जिलू लिन फैमिली की डॉटर है, वो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। क्रिस सोच रहा होता है यहाँ पे शो ऑफ मुझे करना था, आखिर जिलू ने क्यों कर लिया। वही डोंकी सोच रहा होता है मैं लिन फैमिली की डॉटर को प्रपोज कर दिया। वही टोनी को जाते हुए देख के डोंकी सोच रहा होता है आखिर टोनी के साथ में लिन फैमिली की डॉटर क्या कर रही है। सच में इसकी किस्मत काफी अच्छी है। आगे वो लोग पार्किंग लॉट में आगे होते हैं, तभी जिलू को असिस्टेंट यूई का कॉल आता है। जिलू बोल रही होती है हम लोग टोनी के रियूनियन में आ गए थे। यूई सोच रही होती है अगर तुम यहाँ पे पार्टी करने के लिए ही गए थे तो मुझे लेके क्यों नहीं गए, मैं कब से यहाँ पे रास्ते में अकेले भटक रही हूँ। कॉल काटने के बाद में यूई सोच रही होती है लगता है जो टोनी है मुझसे अभी काफी ज्यादा सतर्क रह रहा है, इसी वजह से वो मुझे हर जगह लेके नहीं जा रहा। लेकिन ये चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा बुरी है, मुझे पता होना चाहिए कि आखिर वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। वैसे भी मुझे अपना टास्क कंप्लीट करना है। टोनी ने मुझे अभी $100 मिलियन दे रखे हैं, जो कि मुझे आज में कैसे भी करके खत्म करने हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं शाओलिन को जो कि नहा रहा होता है। तभी उसके फोन पे यूई का कॉल आता है। शाओलिन बोल रहा होता है अच्छा तुम्हें टोनी ने $100 मिलियन दिए हैं खर्च करने के लिए, वो भी सिर्फ एक दिन में, ये तो काफी अच्छी बात है। वो तुम्हारी एबिलिटी को चेक कर रहा है, याद रखना अपना बेस्ट परफॉर्म करना, क्योंकि ये एक टेस्ट है। और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए कुछ बंदों को भेज रहा हूँ। और हाँ, ध्यान रखे उस पैसे को जल्द से जल्द खत्म कर देना। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही काम करते रहो। हमें यहाँ पे कैसे भी करके टोनी स्टार्क की रियलिटी को जानना होगा कि आखिर जो स्टार्क फैमिली है उसका क्या बैकग्राउंड है और ये लोग कितने पावरफुल है, क्या ये हमारी फैमिली से ज्यादा पावरफुल है कि नहीं। यूँ शर्माते हुए बोल रही होती है यंग मास्टर आपने जो काम है वैसा ही करूंगी, मैं बहुत मेहनत करूंगी टोनी को बर्बाद करने के लिए। सीन चेंज होता है, हम देते हैं टोनी को जो कि अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है। तभी उसके फोन पे नताशा का कॉल आता है। टोनी कॉल उठाते हुए बोल रहा होता है नताशा क्या हुआ। नताशा रोते हुए बोल रही होती है टोनी मैंने सारी चीजें खराब कर दी, सच में मैं बहुत ही बड़ी बेवकूफ हूँ। तुम्हें पता मैं दिन में सिर्फ 4 ही घंटे सो रही हूँ, लेकिन जब भी मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती हुए एक नई प्रॉब्लम आती है मैं एकदम परेशान हो चुकी हूँ। टोनी बोल रहा होता है परेशान मत हो और मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। नताशा बोल रही होती है टोनी ये सारी मेरी गलती है, तियानमेन सिटी के अंदर जो फिल्म सिटी बनाने का हमारा प्लान था वो लीक हो गया, इसी वजह से तियानमेन सिटी के जो लैंड के प्राइसेस है वो ट्रिपल हो गए हैं और हमारा जो करंट फंड है उसके अंदर हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आखिर अब मैं क्या करूँ। टोनी बोल रहा होता है क्या पैसे ट्रिपल हो गई है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम ये काम कर सकते हैं जो हमारी फिल्म सिटी की बेस है वो कहीं और शिफ्ट कर दे। नताशा बोल रही होती है क्या ये ठीक रहेगा। टोनी बोल रहा होता है हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे अपने बारे में सोचना है, बाकियों के बारे में नहीं। बाकियों ने ये सोचा कि हम वहाँ पे फिल्म सिटी खोलेंगे और जमीन खरीदेंगे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें जो करना है हम वही करेंगे, किसी के बारे में भी मत सोचो, अपनी प्लेस को चेंज कर दो। टोनी से बात करने के बाद में अगले दिन ही नताशा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाती है जिसमें वो अनाउंस करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो लोकेशन है वो चेंज हो रही है और फिल्म सिटी तियानमेन सिटी के अंदर नहीं बनेगी। लोकेशन चेंज होने की जो न्यूज होती है उसके ऊपर 1.5 लाख कमेंट आए होते हैं। बंदों ने कमेंट किया होता है कि ये एक बहुत ही बड़ी कुतिया है, हमें लगा था कि ये तियानमेन सिटी के अंदर फिल्म सिटी बनाएगी लेकिन इसने अपना प्लान चेंज कर दिया। कुछ बंदों ने कमेंट किया होता है कि मेरे फादर ने 8 लाख युआन का लोन लिया था ताकि वो तियानमेन सिटी के अंदर जमीन खरीद सके, लेकिन इस न्यूज के बाद में हमारी फैमिली रोड के ऊपर सो रही है। कुछ बंदों ने कमेंट किया होता है कि आज तक का सबसे बड़ा स्कैम है। मेरा तो मानना यह है कि जाके नताशा रोमानोव को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे नॉर्मल लोग और बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने नताशा रोमानोव के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया होता है। वही 2 औरतें बात कर रही होती है क्या तुमने सुना है हमारे सामने वाली बिल्डिंग के 6 लोगों ने कूद के जान दे दी है। उनको लगा था कि तियानमेन सिटी के लैंड की प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा ना होने की वजह से वो लोग रोड पे आ गए। दूसरी ओर बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, जो तियानमेन सिटी की लैंड की प्राइसेस थी वो काफी ज्यादा कम हो गई है। तभी उनकी बिल्डिंग से भी कोई कूदते हुए बोल रहा होता है नताशा रोमानोव तुम्हें मरना होगा। पहली वाली औरत बोल रही होती है मुझे याद है मैंने छत का डोर बंद किया था, लगता है मैंने सही से बंद नहीं किया था, इसी वजह से ये बंदा कूद गया। अब बहुत हमारी सैलरी को काटेंगे क्योंकि उन्होंने कहा था कि छत का डोर लॉक होना चाहिए। सीन चेंज होता है, हम देखते टोनी को जो कि न्यूज पढ़ रहा होता है। टोनी बोल रहा होता है तियानमेन सिटी की जो प्राइसेस थी वो पहले से भी कम हो गई है। सभी लोगों ने यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स बना लिए थे, लेकिन यहाँ पे जितने भी बंदों ने प्लान बनाए थे वो सभी के सभी अमीर बंदे थे, नॉर्मल सिटीजन्स को कोई फर्क नहीं पड़ा।
तभी वांग अंदर एंटर करते हुए बोल रही होती है, ब्रदर क्या आप सो रहे हो, जल्दी उठो। टोनी गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, वांग मैं एक बड़ा लड़का हूँ, बिना मेरे परमिशन के तुम्हें मेरे कमरे में एंटर नहीं करना चाहिए। वांग बोल रही होती है, मैं आपकी सिस्टर हूँ, तो आखिर मैं आपके कमरे में एंटर क्यों नहीं कर सकती, आप चलो जल्दी उठो। टोनी उठते हुए बोल रहा होता है, ठीक है बताओ क्या हुआ है। वांग बोल रही होती है, हमारे विलेज के अंदर किसी की शादी हो रही है। टोनी बोल रहा होता है, शादी हो रही है, पर किसी घर पे शादी हो रही है। फिर वो लोग अपने घर के छत के ऊपर आ गए होते हैं। वांग बोल रही होती है, ब्रदर वहाँ पे देखे, वहाँ पे बहुत सारी कार्स लगी हुई है, पक्का वहाँ पे किसी की शादी होने वाली है। लेकिन काफी अजीब बात है, जो वेडिंग कार उसके ऊपर कार और फूल नहीं रखे हुए, और आखिर ये चीजें हमारे घर की तरफ क्यों आ रही है। हम देते टोनी के घर के बाहर बहुत सारी भीड़ लग गई होती है, सभी लोग बात कर रहे होते हैं। कुछ टाइम पहले टोनी के घर पे कंस्ट्रक्शन टीम आई थी और उसका घर इतना अच्छा बना दिया, अब इसके घर पे इतनी सारी कार्स आई है। आखिर टोनी क्या कर रहा है, क्या कहीं वो कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा ना, या फिर टोनी वो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन तो नहीं है। जूही वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है, बॉस मैंने आपका काम कर दिया, मैंने आपके पैसे से 1 कस्टडी स्कैन और 10 KMW ली है, और मैंने यहाँ पे 30 से ज्यादा प्रोफेशनल्स को हायर किया है जो कि अलग अलग फील्ड के मास्टर्स है। यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए सेफ है, डॉक्टर है, लॉयर है, हाउसकीपर है, नैनी है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है, सिक्योरिटी एनालिसिस और मांगा एक्सपर्ट है। ये सभी पल भर में रेडी हो जाएंगे आपके लिए कुछ भी करने के लिए, और ये पर्सनली आपके लिए हायर किए गए हैं, ये और कोई भी काम नहीं करेंगे। और बचे हुए पैसे से मैंने 100 से ज्यादा घर खरीद लिए हैं। इस तरीके से मैंने आपका पूरा पैसा खर्च कर दिया। टोनी सोच रहा होता है, इसने मेरे लिए 100 से ज्यादा घर खरीद दिए हैं। टोनी बोल रहा होता है, आखिर जितने भी घर थे वो किसके नाम पे थे। जूही बता रही होती है, बॉस मैंने यहाँ पे जितने भी घर है वो ईस्ट स्टेट कंपनी से खरीदे हैं, इसी वजह से वो ईस्ट स्टेट कंपनी फेटियन हमारी हुई अब से। फिलहाल जितने भी घर है वो कंपनी के नाम पे है। जैसे ही आप इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर देंगे, आप इस कंपनी के ओनर बन जाएंगे, जिससे कि ऑटोमेटिकली सारे घर आपके नाम पे हो जाएंगे। टोनी सोच रहा होता है, भले से ये एक स्पाई है लेकिन ये काम बहुत अच्छा करती है। सिर्फ एक दिन के अंदर इसने मेरे लिए कंपनी खोल दी और मेरे को बहुत सारे लोगों की टीम भी लाके दे दी, पर पक्का से इसने यहाँ पे मेरे लिए कोई ना कोई दिक्कत तो खड़ी कड़ी ही होगी। टोनी बोल रहा होता है, फाइल वाइल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले तुम मेरे साथ में आओ। जूही सोच रही होती है, कहीं मैंने ज्यादा अच्छा काम तो नहीं कर दिया ना, जिसकी वजह से इसको मेरे ऊपर डाउट हो गया हो। मेरा जो प्लान था वो था लो प्रोफाइल रखने का, लेकिन मिस्टर ली ने यहाँ पे हेल्प के लिए बहुत सारे बंदों को भेज दिया। टोनी बोल रहा होता है, असिस्टेंट जूही, आपको पता है मैं आपको यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ। जूही बोल रही होती है, नहीं मुझे नहीं पता। टोनी बोल रहा होता है, मैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं करूंगा, अब से आप फेटियम रियल एस्टेट की ओनर बनती है और ये $100 मिलियन के एसेट्स आपके हुए। जूही बोल रही होती है, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे रिवॉर्ड दिया जाए। टोनी बोल रहा होता है, तुम्हें मिलना ही चाहिए। जूही बोल रही होती है, लेकिन क्यों। टोनी बोल रहा होता है, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। जूही शर्माते हुए बोल रही होती है, क्या आप मुझे पसंद करते हैं। टोनी बोल रहा होता है, ये तो बस $100 मिलियन की बात है, तुम्हारे लिए तो मैं कितने भी पैसे खर्च कर सकता हूँ, भले वो 1 बिलियन हो, 10 बिलियन हो या कितने भी बिलियन हो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। जूही बोल रही होती है, बहुत मजाक मत करिए, ये जोक बिल्कुल भी फनी नहीं है, हम लोगों को एक दूसरे को जानते हुए बस एक ही दिन हुआ है। टोनी बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है $100 मिलियन देने के बावजूद भी मैं मजाक करूंगा। मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। क्या तुम्हें मेरा ये प्रेजेंट पसंद नहीं आया। जो जूही होती है उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। हमने जो टाइम बिताया है वो टाइम तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कितने लोग होते हैं जो कि एक दूसरे को सालों से जानते हैं लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। मुझे तुम्हें देखते ही तुम्हारे ऊपर क्रश हो गया था, अब से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। कांग्रेचुलेशन, तुमने टेस्ट को पास कर लिया। जूही सोच रही होती है, मैं तो काफी डर गई थी, मुझे लगा था कि सच में कुछ करने वाला है। चलो ये तो काफी अच्छी बात थी कि ये टेस्ट था, क्या होता अगर यहाँ पे कुछ करता तो। तभी जूही के फोन पे नोटिफिकेशन आती है कि आपके फोन के ऊपर $1 बिलियन ट्रांसफर किया गया है। जूही बोल रही होती है, बॉस ये क्या है। टोनी बोल रहा होता है, ये तुम्हारा अगला टास्क है, तुम्हें $1 बिलियन खर्च करना पड़ेगा, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। जूही सोच रही होती है, आखिर टोनी क्या इंसान है, ये क्या कर रहा है। फिर वो शर्माते हुए सोच रही होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि टोनी मुझे सच में पसंद करता है। टोनी सोच रहा होता है, मुझे देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, अब जल्दी इसका अफेक्शन मेरी तरफ चेंज होगा। सेक्रेटरी जूही, तुम काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हो, इसी वजह से मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस और भी ज्यादा देखने का मन कर रहा है, देखते आखिर तुम क्या क्या करती हो। जूही सोच रही होती है, जो मिस्टर लियो मुझे काफी तरीके से ट्रीट करते हैं, मैं कभी भी अपने यंग मास्टर को धोखा नहीं दूंगी। 1 बिलियन बहुत ही ज्यादा होते हैं और टोनी भी बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन मैं कभी भी रिश्वतखोर नहीं बनूंगी। मैं मानती हूँ टोनी तुम्हारे पास में पैसा है, लेकिन मेरे पास में इंटीग्रिटी है। जूही बोल रही होती है, बॉस आप काफी अच्छे हैं, मैं आपको आपके काइंडनेस के लिए पे करूंगी। तभी टोनी पीछे मुड़ते हुए जूही का अफेक्शन देखता है, जो कि -85 पॉइंट ही होता है। टोनी सोच रहा होता है, सच में एक फीमेल स्पाई को चेंज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसको देख के मुझे बाबा लगता है कि इसका अफेक्शन मेरी तरफ बढ़ गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होता। इसका अफेक्शन पाने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टोनी बोल रहा होता है, रीपे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसे पैसे को उड़ाना है वैसे उड़ाओ। जूही सोच रही होती है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा अजीब है, आखिर कौन किसी नॉर्मल सी एम्प्लॉय के ऊपर इतना सारा पैसा उड़ा देता है। तभी टोनी के फोन पे रोया का कॉल आता है। टोनी सोच रहा होता है, रोया क्यों कॉल कर रही है। रोया कॉल करते हुए बोल रही होती है, टोनी तुम आखिर कहाँ हो, हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है।
क्या मैं तुम्हें आज देख सकती हूँ? फिर रोया स्कारलेट को कॉल करती है। रोया बोल रही होती है, स्कारलेट क्या तुम फ्री हो? कैसा रहेगा इस वीकेंड पे हम लोग मिले? नहीं, मुझे कोई काम नहीं था, मुझे बस तुमको देखना था। मेरा मन कर रहा था थोड़ा शॉपिंग करने का। स्कारलेट बोल रही होती है, मुझे माफ करना रोया, लेकिन मेरी कंपनी के अंदर मुझे बहुत सारा काम है। मुझे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है और कंपनी के बिजनेस को इस तरीके से जानने के लिए मुझे ओवर टाइम भी करना पड़ रहा है। हमारा जो कार पैप है वो जल्दी एक एआई इंटेलिजेंस को लॉन्च करने वाला है और यहाँ पे जितने भी स्टाफ है वो सभी के सभी ओवर टाइम कर रहे हैं। एक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मैं अपने काम से तो नहीं भाग सकती ना, इसी वजह से मैं भी यहाँ पे ओवर टाइम कर रही हूँ। रोया बोल रही होती है, ठीक है तुम जाओ अपना काम करो, काम करना सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्कारलेट बोलते है, ठीक है मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। फिर रोया यूकी को कॉल करते हुए बोल रही होती है, क्या तुम 2 दिन बाद में फ्री हो? यूकी बोल रही होती है, तो बहुत ही बुरा हुआ, मैं 2 दिन बाद में संघा के इंडस्ट्री समिट में जा रही हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ इन्फ्लुएंसर लोगों से मिलना था। आजकल बिजनेस के चक्कर में मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं रह रहा, तुम एक काम करो किसी और से पूछ लो। ठीक है हम लोग फिर बाद में मिलते हैं। रोया कॉल काटते हुए बोल रही होती है, सभी लोग काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं, किसी के पास में टाइम ही नहीं है मुझसे बात करने के लिए। फिर रोया अपने फोन में टोनी का नंबर देखती है और उसे फोन करके पूछती है कि तुम कहाँ पे हो, मुझे तुमसे मिलना है। आगे हम देखते हैं टोनी अपने घर के बाहर खड़ा होता है, तभी उसे घर के बाहर एक पेम्परगिनी पॉइजन आ जाती है। सभी लोग उस कार को देखते हुए बोल रहे होते तो पेम्परगिनी पॉइजन है, हमने आज तक इसे कभी भी रियलिटी में नहीं देखा था। तभी उस कार से रोया उतरती है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि जो भी लड़की इस कार से बाहर निकल रही है वो पक्का किसी बड़ी फैमिली की बेटी होगी, लेकिन आखिर वो हमारे विलेज में क्या करने के लिए आई है। फिर रोया टोनी के पास में आती है और टोनी ने अपने हाथ में वाटरमेलन पकड़ रखा होता है। टोनी बोलता है, चलो ना अंदर चलते हैं। झेंगजिया सोच रहा होता है ये कमीना फिर से टोनी ही है, आखिर सिटी के जितनी भी खूबसूरत और अमीर लड़कियां आती है वो इससे मिलने के लिए क्यों जाती है, आखिर इसमें ऐसी क्या बात है। झेंगजिया अपने साइड वाले बंदे को बोल रहा होता है, मैं टोनी से ज्यादा अच्छा दिखता हूँ, पर जो अमीर लड़कियां होती है वो टोनी को क्यों देखती हैं, मुझे क्यों नहीं देखती? क्या इस टोनी को कोई एंशिएंट टेक्निक आती है लड़की को फंसाने की? साइड वाला बंदा बोल रहा होता है, आप टोनी के सामने कुछ भी नहीं हो। घर के अंदर एंटर करते ही जो रोया होती है वो रोने लगती है और टोनी को गले लगा लेती है। रोया बोल रही होती है, टोनी क्या तुम सब रोक सकते हो? मैं यहाँ पे अपनी गलती मानने के लिए आई हूँ, क्या तुम मुझसे इतने नाराज हो कि तुम मुझे माफ भी नहीं कर सकते? कहीं तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते ना? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है। तभी टोनी रोया का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है, रोया मत रहो। तभी साइड से झुलू आते हुए बोल रही होती है, टोनी मैं तुम्हारे लिए ग्रेप्स लेके आई हूँ, प्लीज इसको खा लो। लेकिन टोनी और रोया को साथ में देखते उसके हाथ से ग्रेप्स गिर जाते हैं। झिलू गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम कौन हो? रोया बोल रही होती है, तो लिन फैमिली की सेकंड यंग मिस है ना, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है? तभी वहाँ पे जूही और वांग भी आते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर क्या हुआ, क्या टूटा यहाँ पे? वांग बोल रही होती है, ब्रदर आखिर ये सिस्टर कौन है? रोया सोच रही होती है, मैं रोज काफी तकलीफ में थी और रो रही थी, मुझे लगा था टोनी की हालत मेरी तरह ही होगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पे इतनी अच्छी लाइफ जी रहा है। ये अपने होम टाउन में 3 ब्यूटीज के साथ में रह रहा है। टोनी बोलता है, रोया मैं तुम्हें इन लोगों से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। सबसे पहले है झीलू जो कि लिन फैमिली से है, तुम पक्का इसको जानती होगी। दूसरी है वांग मैंग मैंग जो कि मेरी छोटी बहन है। वही तीसरी है जुई लिन सुआन जो कि मेरी सेक्रेटरी है। हम देखते हैं यहाँ पे काफी खतरनाक माहौल बन गया होता है। टोनी घबराते हुए बोलता है, ये है जाओ रोया जो कि मेरी हाई स्कूल की क्लासमेट है और एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़की है। ये खुद का बिजनेस चलाती है और एवेंजर्स टावर को भी ओन करती है। जीलू सोच रही है तो ये लड़की बहुत ज्यादा बेकार है, ये टोनी के ऊपर डोरे डाल रही है, मैं टोनी के ऊपर इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली, टोनी मेरा ही होगा। रोया सोच रही होती है, मेरी और टोनी के बीच में गलतफहमियां बढ़ गई थी, लगता है इसी वजह से हमारे बीच में बहुत सारी लड़कियां आ गई है और मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है वो है ये लिन झीलू। मुझे कैसे भी करके यहाँ पे रुकना होगा वरना मैं टोनी को खो दूंगी। फिर रोया गिरने की एक्टिंग करते हुए बोल रही होती है, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही टोनी, मैं काफी टाइम से काफी परेशान चल रही हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ में रह सकती हूँ? टोनी सोच रहा होता है एक ही घर में बहुत सारी लड़कियां हो जाएंगी, लेकिन जो झीलू है वो काफी ज्यादा उड़ रही है, रोया उसके ऊपर काटने के लिए काफी होगी। मुझे देखना कि आखिर 2 ऐसी लड़कियों को साथ में रखने से क्या होगा, जब 2 अमीर लड़कियां साथ में आएंगी तो वो कैसे रहेंगी। टोनी बोल रहा होता है, रोया जो मेरा है वो तुम्हारा भी है, तुम्हें मुझसे पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकती हो। रोया बोलती है, ठीक है मैं अपना सामान रख लेती हूँ। वही जो झीलू होती है वो काफी ज्यादा चिढ़ रही होती है। रोया सोच रही होती है, झाओकी और स्कारलेट भी बहुत ही बड़ा कंपटीशन है, मैं यहाँ पे और किसी लड़की को एंटर करने नहीं दे सकती, किसी को भी यहाँ पे एंटर करना टोनी को दूर जाने देने के बराबर है, इसलिए स्पेशली मुझे इस लिन झीलू को तो रोकना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है। वहीं झीलू भी सोच रही होती है ये लड़की मेरी बहुत ही बड़ी अपोनेंट बन सकती है, टोनी बिल्कुल एक माउंटेन की तरह है, उसको पाने के लिए मुझे उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा और एक माउंटेन को पाने के लिए ऐसे ऑब्स्टिकल्स को तो पार करना ही पड़ता है। आगे टोनी झीलू और रोया को लेकर वाटरमेलन के खेत में आ गया होता है। जो झीलू होती है वो टोनी के पसीने साफ कर रही होती है, वही रोया उसके लिए पानी की बोतल लेके बैठी होती है। खेत में काम करने के बाद वो लोग वापस घर पे आ गए होते हैं। जब टोनी वहाँ पे घर में एंटर करने ही वाला होता है तभी वहाँ पे आंटी सैन आ जाती है जो कि बोल रही होती है, टोनी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। टोनी बोलता है, झीलू और रोया तुम लोग घर चले जाओ, आंटी को मुझसे कुछ बात करनी है, मैं बात करके आ रहा हूँ। फिर झीलू और रोया चले जाते हैं। टोनी बोल रहा होता है, आप मुझे क्या चीज बता रही हैं, कहीं ऐसा नहीं कि मेरे फादर वापस आ रहे हैं?
आंटी शान बोल रही होते तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फादर इतने बड़े कांड करने के बाद में वापस आएंगे? वो तो ऐसा सोच भी नहीं पा रहा होगा। तुम्हें पता ना तुम हमेशा हमारे विलेज को डिमोलिश करने का ट्राई करते थे। तुम्हें पता है एक कंपनी है जो कि हमारे विलेज को सच में डिमोलिश कर रही है और इसके बदले में हमें काफी अच्छे पैसे भी देगी। टोनी बोल रहा होता है आखिर ये सब क्यों हो रहा है, मुझे इसके बारे में किसी ने क्यों नहीं बताया और आखिर डिमोलिश करने की कंडीशन क्या क्या है? आंटी शान बोल रही होती है कंडीशन तो बहुत ही बढ़िया है, मैं तुम्हें वही बता रही हूँ जो कि मेरी मैड ने मुझे बताया था। हमारे मकानों को तोड़ने से पहले वो हमसे जमीन खरीद लेंगे और वो हमें घर के बदले में बहुत ही अच्छी कीमत देंगे। पेमेंट हमें घर टूटने से पहले ही मिलेगी और हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी पेमेंट मिल रही है। क्या ये बहुत अच्छी डील नहीं है? अगर तुम अपने लैंड को बेचते नहीं हो, उसको उधार पे दे देते हो तो भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि तुम्हें हमेशा लैंड की कमाई का एक हिस्सा मिलता रहेगा। ये वन टाइम इन लाइफ अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से जीना है तो तुम्हें सब करना ही पड़ेगा। टोनी बोल रहा होता है लगता है आप पागल हो गई है, आखिर अपने घर के टूटने पे इतना खुश कौन होता है? क्या आपने यहाँ पे किसी टीम को ज्वाइन किया है? आंटी शैन बोल रही होती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने अभी घर तोड़ और पैसा जोड़ो कंपनी को ज्वाइन किया है? हम यहाँ पे जितना घर तोड़वाएंगे हमें उतना ही कमीशन मिलेगा। इसी वजह से मैं घर घर जाके लोगों को घर तोड़वाने के फायदे बता रही हूँ। मैं तो बोल रही हूँ तुम्हें भी तोड़ा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। तुम्हें पता है मुझे ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और मैं प्रमोट होकर एक डायमंड मेंबर बन चुकी हूँ। टोनी सोच रहा होता है तो बिल्कुल उस घटिया एमएलएम स्कीम की तरह है। वहाँ पे तुम्हें बंदों को जोड़ना होता है और यहाँ पे तुम्हें घर को तोड़ना पड़ता है। टोनी बोल रहा होता है आंटी शैन आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, पक्का से घर तोड़वाने के बाद में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। मैं तो आपको बोल रहा हूँ आप इस स्कीम से मत जुड़ो, आपको फालतू में ही लॉस हो जाएगा। आंटी शैन बोल रही होती तुम फालतू बातें क्यों कर रहे हो? जिस कंपनी को हम लोगों ने ज्वाइन कर रखा है वो बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसका नाम है फेंटियन रियल एस्टेट, जो कि रियल एस्टेट के इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा नाम है। टोनी सोच रहा होता है फेट यानी तो मेरी ही कंपनी है ना, क्या ये सारा काम जुई करा रही है और ये सब उसका प्लान है? सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वांग को जो कि जुई के साथ में होती है। वांग बोल रही होती है ये हमारे विलेज का आखिरी घर है, अगर ये फैमिली भी हमारी बात को मान गई तो हम पूरे के पूरे विलेज को खरीद लेंगे। सिस्टर जुई आपको परेशान करने के लिए माफ करिएगा। जुई बोल रही होती है मैं तो बस आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप जो भी मुझे करने के लिए बोलेंगे मैं वही करूंगी। वांग बोल रही होती है बिना आपके हेल्प के और फंड के पूरे विलेज को खरीदना एकदम मुश्किल होता, आपकी वजह से जमीन खरीदना बहुत ही आसान बन गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अंकल और आंट थे जिनसे मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती, लेकिन आपने उनसे काफी आराम से डील कर लिया। आपको पता है मेरे भाई को एक फार्म हाउस चाहिए, इस बार मैं उसको पक्का से एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दूंगी। जुई सोच रही होती है छोटी लड़की बहुत ज्यादा सिंपल माइंडेड है और बहुत ही ऑनेस्ट है, यहाँ पे सिर्फ अपने बड़े भाई टोनी के बारे में सोच रही है, वही वो कमीना टोनी कब से इसका एडवांटेज लेने का सोच रहा है। जुई बोल रही होती है वांग क्या तुमने कभी सोचा है क्या हो अगर तुम्हारा भाई टोनी वो तुम्हारा रियल भाई ना हो? जुई सोच रही होती है मैं इस भोली बच्ची को टोनी के ट्रैप में नहीं गिने दे सकती। वांग बोल रही होती है सिस्टर आप कैसा मजाक कर रही हैं? आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो मेरा भाई हो मेरा भाई ना हो? जुई बोल रही होती है मैं तुम्हारे और बॉस के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, पर मेरे हिसाब से तुम बहुत ज्यादा भोली हो और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी न किसी की तो जरूरत है। मुझे लगता है मुझे तुम्हें रियलिटी बतानी पड़ेगी, अब चाहे इसके बदले में कुछ भी हो। मैंने यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, एक बार इसे पढ़ लो तुम्हें सारी रियलिटी पता चल जाएगी। वांग बोल रही होती है आखिर ये क्या है? जुई बोल रही होती है टोनी के मोम के मेडिकल एग्जामिनेशन के डॉक्यूमेंट्स है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर साफ लिखा हुआ है जो माँ की है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसका मतलब साफ है जो टोनी है वो तुम्हारा बायोलॉजिकल भाई नहीं है। अब इसके क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।